नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2026 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना मेरे दोस्त, क्योंकि इस वीडियो में संस्कृत बुक का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में डायरेक्ट यहीं से प्रश्न रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, सही प्रश्नों को याद कर लेना। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट यह है कि मेरे भाई होने के नाते तुम मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। पहला प्रश्न कहता है कि पटना कहाँ बसा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पटना कहाँ बसा है, तो बताओ सही आंसर क्या होगा। तो मेरा भाई, पटना जो है गंगा के तट पर बसा हुआ है। ये आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। तो मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था। क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि यूनान का राजदूत कौन था, तो आप बोलेंगे मेरे प्यारे भाई मेगास्थनीज। क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज जो है किस समय में पटना आया था। तो मेरा भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज जो है पटना आया था। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो पटना में कौमुदी महोत्सव जो है वह गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता है। सही आंसर ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र के नाम से पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया। मतलब जो पाटलिपुत्र है वो पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया था। तो मध्यकाल में प्रसिद्ध हो गया था। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। तो मेरे भाई, पाटलिपुत्र मतलब पटना के तट पर अवस्थित है। सही आंसर डी हो जाएगा। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। मतलब जो पाटल पुष्प पुतलिका के रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। सही आंसर क्या होगा, तो पुष्पपुर। ठीक है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2500 वर्ष पुराना है। ये आंसर बिल्कुल सही होगा। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है। कूटनीतम काव्य के कवि है मेरे भाई, बताओ क्या सही आंसर होगा। तो दामोदर गुप्त कूटनीतम काव्य के कवि हैं। राजशेखर की रचना कौन सी है। तो काव्य मीमांसा नामक राजशेखर ने लिखे थे। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो कौमुदी महोत्सव जो है मेरे भाई वो शरद ऋतु में मनाया जाता है। डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है, यूनान का राजदूत कौन था। देखो प्रश्न आ गया ना, यह प्रश्न हर साल आता है। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज को कहा जाता है। पटना नगर की पालिका देवी कौन थी। तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी होगी, कि प से पटना, प से पटन देवी। भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ था। तो मेरे भाई, पाटलिपुत्र में भगवान बुद्ध का आगमन बहुतों बार हुआ था। पटना यानी पाटलिपुत्र। किस समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था की शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था। मतलब किस समय में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था था बहुत ही अत्यंत शोभमय, देखने योग्य था। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कहता है, फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो फूलों का अत्यधिक उत्पादन मेरे भाई पाटलिपुत्र में होता है, इसलिए इसको पुष्पपुर कुसुमपुर कहा जाता है। पटना किस राज्य की राजधानी है। तो पटना बिहार राज्य की राजधानी है। जो आप बिहार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं 2026 में, जी हाँ देने वाले हैं कि नहीं, कमेंट में बता देना यस या नो। कहता है, पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है। तो मेरे भाई, पटना के उत्तर में गंगा नदी बहती है। सी आंसर बिल्कुल सही है। एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है। तो एशिया का सबसे बड़ा पुल महात्मा गांधी सेतु पुल, वह गंगा नदी के ऊपर स्थित है। गोल घर कहाँ है। तो गोल घर मेरे भाई पटना में स्थित है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था। तो मेरे भाई, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। और मेरे भाई, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था। तो पटना में हुआ था। सही आंसर सी है। और मेरे भाई, तीसरा चैप्टर से क्वेश्चन आता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है पीडीएफ में, लेकिन मैं पूरी तरह से समझाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन का जवाब बताना। 21 नंबर क्वेश्चन है, बीरेश्वर कौन था। बीरेश्वर कौन था। मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, मिथिला का राजकुमार या मिथिला का सांसदी। तो सही आंसर मेरे भाई, बीरेश्वर जो है वो मिथिला का मंत्री था। सही आंसर
बी होगा। अगला प्रश्न है आला सला में आग क्यों लगाई गई? तो आला सला में आग आलसियों को परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी, यानी आला सला में आग आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आलस कथा के रचनाकार कौन है? तो आलस कथा के रचनाकार मेरे भाई विद्यापति जी हैं। क्वेश्चन है आलस कथा के रचयिता तो विद्यापति जी। आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो मेरे भाई आलसशाला में जितने भी धूर्त लोग थे वह तो भाग गए थे, लेकिन एक 4 ऐसे आलसियों थे जिसने आग लगने पर भी नहीं भागा। तो सही आंसर सी हो जाएगा। संसार में सबसे सच्चा रक्षक कौन है? तो संसार का सबसे बड़ा रक्षक मेरे भाई बच्चों का रक्षक कौन है? बच्चा यहाँ पे है तो माता ही उसकी सबसे बड़ी रक्षक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव मेरे भाई दानी था। वो बहुत ही दान विधान में व्यस्त रहते थे। आलसियों के सुख को देखकर कितने आलसी बनने का स्वांगन किया? तो मैंने बताया था ना कि धूर्तों ने आलसियों का रूप देखा और उसने भी चाहा कि मैं भी आलसी बनूं, लेकिन आलसी वे लोग बन नहीं पाए। अगला प्रश्न आग कहाँ लगाएगी? तो आग मेरे भाई जहाँ पे आलसियों रहते थे वहाँ लगाई थी, यानी बोलते हैं आलसशाला में। ठीक है। गाय को रहने वाले को गौशाला, घोड़ा को रहने वाले तो अस्बाशाला, मेरे भाई हाथियों को रहने वाले को गजशाला, तो उसी तरह आलसियों को रहने वाले को आलसशाला बोला जाता है। प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था? तो मिथिला का राजा देता था, मिथिला का राजा। ठीक है। अगला प्रश्न तीसरे आलसी ने क्या कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे आलसी ने कहा कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भूंगे हुए वस्त्र चटाई से ढंग दे। देखो आगो लगने पर बुद्धि देखो क्या कर रहा है। याज्ञवल्क्य ने अपने आत्म तत्व की शिक्षा किसके दी थी? मतलब याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को दी थी। सही आंसर ए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई मैंने कुल 31 क्वेश्चन करा दिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 20 प्लस सही हुआ होगा। तो जो प्रश्न आपको नहीं आता था उसे याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नहीं हो तो उसे सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।